हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस ऑब्जेक्टिव्स में। और आज मैं आप सबों के लिए 10वीं के चैप्टर 3 मुद्रा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आ चुका हूं। इस चैप्टर में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर थे, इसलिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया। इन दोनों में से ये मेरा पहला पार्ट है, जल्द ही मैं इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊँगा। अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर नहीं देखें तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ पूरे बुक का और पूरे बुक्स में सभी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन का वीडियो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर आप पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, जिससे आप सब्जेक्टिव सवाल जैसे कि मुद्रा क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली के दोहरा संयुग क्या होते हैं, मुद्रा के विभिन्न प्रकार क्या है और क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज नहीं देना चाहते हैं, ऐसे सवालों के जवाब आप पा सकते हैं। तो उन सभी वीडियोस को आप एक बार ज़रूर देखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आने वाले भविष्य में सभी वीडियोस को मिस नहीं कर सकें। साथ ही बेल आइकन को दबाइएगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे सोशल मीडिया फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर चल के सवालों को पढ़ते हैं। तीसरे चैप्टर का पहला पार्ट का पहला प्रश्न है मुद्रा। मुद्रा का मतलब रुपया, पैसा, जिसे करेंसी कहते हैं। उसका क्या कार्य है, मतलब कि वर्क क्या है, क्या काम करता है मुद्रा। तो मुद्रा का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को बेचने के लिए हम लोग मुद्रा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अपना कह सकते हैं उसके पास जो अनाज है उसे बेच रहा है, तो अनाज के बदले में वो क्या लेगा, अनाज के बदले में वो मुद्रा लेगा, यानी कि पैसा लेगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को सेल करने के लिए मुद्रा का प्रयोग करते हैं। अब आप क्या कीजिए, कोई भी वस्तु या सेवा को खरीद रहे हैं, कोई सर्विस खरीद रहे हैं या कोई वस्तु खरीद रहे हैं। मान लीजिए कि आप बाल कटाने गए, तो बाल कटाना क्या है, एक प्रकार का सर्विस है, आपको सर्विस देता है, कोई भी वस्तु नहीं देता है, आपका सेवा कर देता है, आपका बाल क्या कर देता है, छोटा कर देता है। तो यानी कि किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए या सेवा को खरीदने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, मुद्रा का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ मुद्रा का प्रयोग हम लोग क्रेडिट निर्माण में यानी कि साख बनाने में भी करते हैं। यानी कि यहाँ पर लिखा गया तीनों ऑप्शन हमारे लिए सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब उपयुक्त सभी डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ऋण यानी कि लोन वो विकास के क्षेत्र में कैसी भूमिका अदा करता है। विकास का मतलब होता है डेवलपमेंट, तो ऋण क्या करता है, आपको डेवलप करता है या नहीं करता है। तो देखिए, एक किताब जब एनसीईआरटी वाली बुक पढ़िएगा तो उसमें 2 उदाहरण दिया गया, ओके ना। एक जो है वो कमल है और दूसरा जो उदाहरण है वो पुष्पा का उदाहरण दिया गया। तो दोनों ही उदाहरण में क्या होता है, कमल क्या करता है, वो लोन लेता है यानी कि कर्ज लेता है और क्या करता है, कर्ज के पैसों को व्यापार में लगाता है। और ये किस चीज का व्यापार करता है, यानी कि ये जूते बनाने का कार्य करता है। तो ये क्या करता है, लोन लेता है और जूता बनाने का जो ऑर्डर है उसको समय पे पूरा कर देता है, और समय में जब पूरा करता है तो जो व्यापारी है उसको ढेर सारा पैसा देता है। तो ऐसे में लोन लेने पर इसका जो ग्रोथ है वो बढ़ जाता है, और जब कभी कह सकते हैं आपका ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, तो हम उसे बोलते हैं पॉजिटिव चेंज हो रहा है, यानी कि सकारात्मक होता है। बट पुष्पा के साथ एक बहुत ही विचित्र समस्या हो जाता है। ये क्या करता है, फसल लगाने के लिए लोन लेता है, ओके ना, और ये बादाम का फसल लगाता है। लेकिन ये बादाम का फसल जो मौसम खराब होने के कारण, वर्षा नहीं होने के कारण, या फिर समय रहते इनके फसल पर ध्यान नहीं देने के कारण इसका फसल जो है वह बर्बाद हो जाता है। और जब फसल बर्बाद हो जाता है तो फसल बर्बाद होने के कारण ये अपने लोन को नहीं चुका पाती है, और लोन को नहीं चुका पाती है तो इन्हें फिर से लोन लेना पड़ता है। तो ऐसे करते करते ये एक कर्ज जाल में फंस जाती है, और अंत में कर्ज को चुकाने के लिए उनके पास जो जमीन है उसका कुछ टुकड़ा बेचना पड़ जाता है। इस स्थिति में पुष्पा जो है वो क्या, नकारात्मक हो गया, यानी कि नेगेटिव स्थिति हो गया। यानी ऋण सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक भूमिका भी अदा करती है। और इन दोनों के विपरीत एक ऐसी स्थिति आता है जो नॉर्मल रहता है, यानी कि सामान्य रहता है। यानी ना ही वो पॉजिटिव होता है, ना ही नेगेटिव होता है, ना ही सकारात्मक और ना ही नकारात्मक, बिल्कुल ही सिंपल में रहता है। और ये भी भूमिका करता है अदा, कौन, लोन। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि जो ऋण है यानी कि लोन है उसके अलग अलग प्रकार, अलग अलग कह सकते हैं इफेक्ट है, जिसमें से सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, और सामान्य यानी कि उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न पढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक उदाहरण पेश करता हूं, और इस उदाहरण को बेहतर तरीके से समझिए। यहाँ पर एक जूता बेचने वाला है और ये क्या चाहता है, पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक कह सकते हैं अनाज बेचने वाला है और इनके पास गेहूं है, ओके ना, गेहूं है। तो बोलता है कि मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, ओके ना। तो ये क्या चाहता है कि अपने अनाज के बदले में क्या चाहता है, कपड़ा चाहता है, यानी कि इसे वस्त्र की जरूरत है, गारमेंट्स कहते हैं। ये जूते के बदले में क्या चाहता है, ये जूते के बदले में गेहूं चाहता है, ओके ना। ये तो जूता देना चाहता है लेकिन उसके बदले में क्या चाहता है, गेहूं। लेकिन जिनके पास गेहूं है, क्या वो जूता चाहता है, नहीं, उसको क्या चाहिए, कपड़ा चाहिए। अब यहाँ पर इन दोनों के पास कपड़ा है नहीं। अब ये तीसरा है, इसको जूता चाहिए लेकिन इसके पास गेहूं नहीं है, और इसके पास क्या है, इसके पास घड़ा है।
अब यहाँ पर बड़ी ही विचित्र समस्या है, इनके पास सारी वस्तुएं मौजूद है। यहाँ पर गेहूं है जो इनको जरूरत है, ये गेहूं को ले सकता है। ओके, अब इनके पास जूते हैं और ये जूते इन कुम्हार को चाहिए और ये इसको ले सकता है। बट यहाँ पर वस्तु होते हुए भी ये अदला बदली नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो आवश्यकता है वो दूसरी है। और इसी प्रकार की समस्या को हम दोहरा संयोग की समस्या कहते हैं। और इसको एक ही चीज खत्म कर सकता है और वह है मुद्रा, यानी कि पैसा। यानी ये जूते बेच के बदले में क्या ले लेगा? मुद्रा ले लेगा। और उस मुद्रा से चाहे वो गेहूं खरीदे, घड़ा खरीदे या अपने वस्तु की जो भी इसे जरूरत है वो खरीदे। सेम क्या करेगा? गेहूं बेच करके ये उसके बदले में मुद्रा ले लेगा। अब इस मुद्रा से इनको कपड़ा खरीदना होगा, चाहे जूता खरीदना होगा या घड़ा खरीदना होगा, कुछ भी खरीद सकता है। यानी कि दोहरे संयोग की समस्या को कौन खत्म करता है? मुद्रा खत्म करता है। तो आइए हम लोग अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है कि आवश्यकता के दोहरे संयोग का अंग है। क्या अंग है? यानी कि बेचना। किसी भी चीज को बेचना सबसे बड़ी समस्या है। तो वो वस्तु तभी बिकेगा जब कोई वस्तु को लेना चाहेगा, और लेने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? मुद्रा। अगर मुद्रा नहीं रहेगा तो आप वस्तु को नहीं बेच पाएंगे। यानी कि आवश्यकता के दोहरे संयोग में बेचना भी एक बड़ी समस्या है, साथ ही साथ खरीदना भी समस्या। आप देख सकते हैं कि घड़े वाले को अभी किसकी जरूरत थी? जूते की जरूरत थी, लेकिन वो खरीद नहीं पा रहा था। यानी ये खरीदने की भी समस्या है। और तीसरी जो है वह आवश्यकता है। आवश्यकता मतलब कि उसको किस चीज की जरूरत है, ये भी एक समस्या है। तो इस तरह से आवश्यकता के दोहरे संयोग में ये तीन बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। ओके, चौथा प्रश्न लेते हैं। किस मुद्रा का संबंध प्राचीन काल से नहीं है? प्राचीन काल का मतलब होता है हिस्टोरिक पीरियड में, यानी कि यहाँ पर जो सबसे पहले प्रयोग नहीं किया जाता था। ओके ना? तो देखते हैं कागज के नोट। कागज के नोट तो अभी हम लोग प्रयोग करते हैं, सिंपल सा बात है। ये वाला सही ऑप्शन लग रहा है मुझे। सोने का सिक्का, आप अभी भी सोने का सिक्का नहीं देख सकते, यानी कि ये ऑप्शन गलत लिखा है। चांदी के सिक्के का भी प्रयोग नहीं करते हैं, और तांबे के सिक्के का भी प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो वर्तमान में हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो कौन सा है? कागज के नोट सबसे ज्यादा प्रचलन में है, और सिक्के भी हैं। परंतु अभी अगर आप गौर करें तो सिक्के में कौन सा है? कह सकते हैं लोह धातु का सिक्का है, या स्टील का जैसे सिक्का बना हुआ है। लेकिन पुराने समय में सोना, चांदी, तांबे का पूर्ण रूप से सिक्के का प्रयोग किया जाता था, जो अभी वर्तमान में नहीं है। अभी ज्यादातर जो नोट है वो किसके हैं? कागज के नोट प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके सामने रखे गए, फोटो में आप देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के जो प्राचीन मुद्रा है, यानी पुराने समय में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा थी। अगला है कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, इन सभी धातु से बनी हुई मुद्रा को हम क्या कहते हैं? इन सभी धातु से बनी हुई मुद्रा को हम धातु मुद्रा कहते हैं। शाख मुद्रा किसे कहते हैं? जो बैंक में जमा मुद्रा है हम उसे शाख मुद्रा कहते हैं। पत्र मतलब होता है पत्ता वाला मुद्रा, जो अभी हम लोग प्रयोग करते ही नहीं है। और मुद्रा का मतलब होता है सिर्फ पैसा। तो इसे मुद्रा तो कहते ही हैं, साथ ही साथ हम इसे धातु मुद्रा कहते हैं, क्योंकि ये सभी चीजें जो है वो धातु से बनी हुई है। तो अगला सवाल है कि औपचारिक ऋण स्रोत की विशेषता है, यानी कि आपको बताना है कि कौन सा औपचारिक स्रोत की ऋण की विशेषता है। औपचारिक को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल। ओके ना? इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मल, और इसका एक अपोजिट होता है, और उस अपोजिट को कहते हैं इनफॉर्मल। तो दो तरह का ऋण यानी कि सोर्स ऑफ लोन होता है। एक को बोलते हैं औपचारिक, जिसे इंग्लिश में फॉर्मल कहते हैं, और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल में क्या होता है? सरकार नियंत्रण रखती है, सरकार ये भी देखती है कि वो मनमानी तो नहीं कर रही है, साथ ही साथ अधिक ब्याज दर ले रहा है कि ये भी देखते हैं। ओके ना? तो ये सारी चीजें किस में होता है? औपचारिक स्रोत में होता है। बट अनौपचारिक स्रोत में ऐसा नहीं होता है। जो ब्याज दर होता है वो फिक्स नहीं होता, बढ़ते रहता है, ज्यादा ले रहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि एक किसान है, वो क्या करता है? अपने किसी महाजन से लोन लेता है। ओके ना? महाजन को इंग्लिश में मर्चेंट कहते हैं। तो वो क्या करता है? उससे लोन लेता है। हो सकता है कि वो उससे बोलेगा कि 10% ब्याज दोगे तब हम तुमको देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इंटरेस्ट रेट वो 10% तक देता है। जबकि बैंक में ऐसा नहीं होता। बैंक में बहुत ही कम ब्याज दर होता है, और वह भी फिक्स होता है। ज्यादातर वो बदलता नहीं है, बहुत लंबे समय के बाद कभी कभी बदलता है। ओके ना? तो इस तरह से किसान क्या करता है? किसान महाजन से लोन लेता है, तो उसको क्या ज्यादा ब्याज दर देना पड़ता है। लेकिन औपचारिक में ब्याज दर बिल्कुल ही फिक्स रहता है, यहाँ पर अधिक ब्याज दर नहीं लगता है। साथ ही साथ इसमें मनमानी नहीं कर सकते। अनौपचारिक वाला मनमानी होता है, लेकिन औपचारिक वाला मनमानी नहीं होता है। और किसी समर्थक ऋणधारक की आवश्यकता नहीं होती है, ये किसमें? औपचारिक में। तो समर्थक ऋणधारक की कह सकते हैं जरूरत तो होता है, लेकिन बड़ा होता है। ये समर्थक ऋणधारक की जरूरत किस में नहीं होता है? अनौपचारिक में। यानी कि आप जो महाजन से डायरेक्ट पैसे मांग सकते हैं, आपको दे देगा, वो किसी भी चीज की डिमांड नहीं करेगा। समर्थक ऋणधारक को हम लोग इंग्लिश में कोलेट्रल्स कहते हैं। कोलेट्रल्स यानी कि आप जो है किसी भी चीज को देंगे। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप महाजन से पैसे लेते हैं, तो ये बोलेगा ना कि आप हमारे पास गिरवी क्या रखने के लिए आए हैं। गिरवी रखिएगा तब ना। जैसे आप बैंक से लोन लेने के लिए जाएगा तो वो कागज मांगेगा, घर का कागज दीजिए, गाड़ी का कागज दीजिए, या फिर
कह सकते हैं आपके पास अगर सोना चांदी है तो उसका कागज दिखाइए। अभी बहुत बार आप प्रचार में देखेंगे होम लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, तो इस तरह से एक बार प्रचार आ रहा था, अक्षय कुमार कर रहे थे कि सोने को काम पर लगाइए। तो सोने को काम पर लगाने का मतलब है कि आपके पास जो सोना पड़ा हुआ है उसके बदले में आप क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं। तो वो जिस वस्तु के बदले में आप लोन ले रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कोलेट्रल कहते हैं। ओके ना, तो कोलेट्रल समझ में आ गया, समर्थक ऋणदार। जबकि औपचारिक में जो है इसकी जरूरत होती है, लेकिन अनौपचारिक में इसकी जरूरत नहीं होती है। तो इसमें सबसे ऑप्शन जो सही है वो क्या हो जाएगा, सरकारी नियंत्रण होता है, और ये बाकी सारी चीजें नहीं होती। ये तीनों किस में होता है, अनौपचारिक में होता है। ओके, और औपचारिक में इसका उल्टा होगा, यानी कि इसमें कम ब्याज दर होगा, सर इसमें मनमानी नहीं करेंगे, और साथ ही साथ समर्थक ऋणदार की आवश्यकता पड़ेगी। ओके ना, तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब ए नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस चीज को बैंक निक्षेप कहते हैं। बैंक निक्षेप किसको कहते हैं, बैंक निक्षेप कहते हैं बैंक में जमा की गई मुद्रा को, यानी कि बैंक में जो पैसे आप जमा करते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, बैंक निक्षेप, जिससे आप आवश्यकता के अनुसार कभी भी निकाल सकते हैं। इसीलिए बैंक में जमा की गई मुद्रा, पैसा को हम मांग जमा भी कहते हैं, क्योंकि आप जो भी पैसा जमा कीजिएगा उसको अपनी इच्छा से कभी भी ला सकते हैं, निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ बैंक आपको अलग अलग तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है। इस निक्षेप के बदले में आपको चेक मुहैया कराती है, चेक के माध्यम से आप भुगतान कर सकते हैं, यानी एक तरह से आपको आपके क्रेडिट का निर्माण कर देता है। तो बैंक में जमा की गई मुद्रा को ही हम बैंक निक्षेप कहते हैं। अब एक उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है कि अरुण एक व्यक्ति का नाम है और वो एक मध्य वर्गीय किसान है। ओके ना, मिडिल क्लास का एक किसान है, और वह कहाँ से ऋण प्राप्त करेगा, आपको बताना है कि वो कहाँ से लोन लेगा। क्या वो महाजन से लोन लेगा, कृषि व्यापारी से लोन लेगा, बैंक से लोन लेगा, या बड़े भूस्वामी से लोन लेगा। आपके ख्याल से उसे कहाँ से लोन लेना चाहिए, तो हमारे ख्याल से उसे बैंक से लोन लेना चाहिए। कारण ये है कि इसे यहाँ पर कम ब्याज देना पड़ेगा, साथ ही साथ इसे समर्थक ऋणधार भी देना पड़ेगा जो बाद में ये वापस ले सकता है। कोलेट्रल्स कहते हैं इंग्लिश में उसे, समर्थक ऋणधार। ओके ना, और साथ ही साथ इसे क्या करना पड़ेगा, समय सीमा भी कह सकते हैं निश्चित रहेगी, समय सीमा का पालन करेगा, और इसमें छूट भी दी जाती है, और साथ ही साथ कह सकते हैं सरकारी नियंत्रण में रहता है, और इसमें किसी भी प्रकार की मनमानी भी नहीं होती है। तो इसीलिए हमारा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि अरुण कहाँ से लोन ले, बैंक से लोन ले। वैसे अरुण इन सब में से सब में लेगा, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ज्यादातर मध्यवर्गीय और अमीर किसान, या फिर कह सकते हैं अर्बन क्षेत्र में रहने वाले अमीर लोग जो है वो बैंक से ही लोन लेते हैं। गरीब लोगों के पास कोलेट्रल्स नहीं रहता है, समर्थक ऋणधार नहीं रहता है, उसके पास आवश्यक कागजात नहीं रहता, डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है, और इसी के चलते बैंक से वो लोन नहीं ले पाते हैं। और यही कारण है कि गरीब लोग जो है बैंक से लोन लेने से कतराते हैं, या फिर बैंक से वो लोन नहीं ले पाते हैं। हमेशा अपने कागज को ठोस रखिए, क्योंकि आगे आपको कहीं ना कहीं वो जरूरी काम देगा। तो इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा। अगला सवाल है कि भारत में करेंसी कौन जारी करता है। करेंसी का मतलब पैसा वगैरह कौन जारी करता है, तो भारत में रिजर्व बैंक जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या करती है, करेंसी जारी करती है। और करेंसी जारी करने के लिए भी बहुत सारे नियम कानून का पालन किया जाता है। ऐसे नहीं कि पैसे छाप करके सभी गरीबों में बांट करके उसे अमीर कर दिया जाए, ऐसा नहीं होता है। तो नियम कानून का पालन करके भारत में जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो क्या करती है, करेंसी जारी करती है। भारतीय रिजर्व बैंक न केवल मुद्रा को छापती है, साथ ही साथ वो छोटे छोटे जो बैंक है भारत में, जितने भी आप बैंक का नाम सुने, उन सब बैंकों का बाप है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये क्या करते हैं, उन सब बैंक पर नजर रखती है, निगरानी रखती है, कहीं वो मनमानी नहीं कर रहा है, कहीं वो गड़बड़ी नहीं कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे बैंक भारत में जो है ऐसे ही दिवालिया हो जाते हैं और गरीबों को पैसे डुबा लेती है। और इसीलिए बैंक जो है, सभी बैंक जैसे स्टेट बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इन सभी विभिन्न प्रकार के बैंकों के बहुत सारे पैसे जो है अपने पास रखते हैं। ओके, चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल है कि भारतीय करेंसी में शामिल है, यानी कि भारत में जो पैसे हैं उसमें कौन कौन से कह सकते हैं शामिल है, नोट क्या क्या चीजें हैं। तो भारत में आप बहुत तरह के पैसे देखें, कागज के नोट देखे हैं, और साथ ही साथ धातु के सिक्के देखे हैं। क्या सोने के सिक्के भारत के नोट में है क्या, नहीं है, अभी फिलहाल इसे बंद कर दिया गया। सोना, ये क्या है, चांदी, ये प्लेटिनियम, ये बहुमूल्य धातु है, इन सबको हम लोग मुद्रा के रूप में प्रचलन नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए इसको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया या फिर बंद कर दिया गया। पहले इतिहास में इसका बहुत ज्यादा प्रचलन में था। तो कागज के नोट आप देखेंगे और धातु के सिक्के, इन दोनों का प्रचलन है। तो ए और बी दोनों ही ऑप्शन सही हो जाएगा जो डी नंबर में लिखा गया है। तो डी नंबर इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है कि भारत का केंद्रीय बैंक को हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे सेंट्रल बैंक। तो कौन सा सेंट्रल बैंक है भारत का? भारत का रिजर्व बैंक ही सेंट्रल बैंक कहलाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डी नंबर में लिखा गया है और यही मुद्रा जारी करता है और ये सभी बैंकों से सबसे बड़ा बैंक है। कभी कभी आपसे पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही सबसे बड़ा बैंक है। मान लीजिए कि किसी भी बैंक को, मान लीजिए स्टेट बैंक को अब बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो किसके पास जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएगा। हमको पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम किसके पास जाएंगे? बैंक के पास जाएंगे। हम डायरेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास नहीं जा सकते, याद रखिएगा। ओके, चाहे आप कितनों बड़े कह सकते हैं क्यों नहीं हो। ओके, यहाँ पर स्टेट बैंक लिखा गया, गलत लिखा हुआ है, भारतीय स्टेट बैंक नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर ये गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। स्टेट बैंक गलत है, डी नंबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है, ये सही है। तो ये गलत है, बिल्कुल मैं पहले 2 बार बता चुका हूँ, ये गलत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डी नंबर सही जवाब है। ओके, अगला सवाल है कि सोनपुर गांव में ऋण का स्रोत। चूंकि यहाँ पर देखिए इस तरह का सवाल आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये कहानियां तो आप पढ़े नहीं है और आप बोलोगे सोनपुर गांव तो पढ़े नहीं है, तो हम कैसे बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सोनपुर गांव फॉर एग्जांपल के लिए दिया गया और आपको किस पर सर्कल करना? गांव, यानी कि गांव के लोग जो है ज्यादातर जो लोन है वो कहाँ से लेते हैं, उनका सोर्स क्या होता है, कहाँ से वो लोन लेते हैं। तो गांव के लोग या तो वो महाजन से लोन लेते हैं, या तो कृषि व्यापारी से लेते हैं, या फिर वो ज्यादा कह सकते हैं उनके पास कागजात है या फिर वो उनको ज्यादा जानकारी है तो वो बैंक से भी लोन ले सकते हैं। यानी कि एक गांव का व्यक्ति उनको जहां से सुविधाजनक लगेगा वहां से वो लोन यानी कि ऋण ले सकते हैं, सिंपल शब्दों में। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा। उपयुक्त सभी जगहों से ऋण को क्या करते हैं? लेते हैं। लेकिन मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं ताकि आपको एक बेहतर तरीके से जो है नजर आ जाए कि कहाँ से लोन लेते हैं। आप इस चार्ट को देखिए, यहाँ पे लिखा है ग्रामीण परिवार। ग्रामीण परिवार का मतलब होता है गांव में रहने वाले लोग, वो कहाँ से लेते हैं, साख के स्रोत यानी कि कहाँ से लोन लेते हैं। तो मैं अगर आप बीच में एक लकीर खींच दें, तो बीच में एक कह सकते हैं लकीर खींच दें कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। ओके, कहाँ से लकीर खींचा जाएगा? 1 मिनट में फिर से एक बार इसको ड्रॉ कर देता हूँ। एक बार देख लेते हैं। सरकारी स्रोत है, ये सहकारी समितियां हैं, व्यवसायिक बैंक है। ओके ना, यहाँ से लकीर खींचा जाएगा। तो यहाँ से बीचों बीच लकीर खींच दिया जाए तो आप देख सकते हैं सरकारी क्षेत्र जो है, सहकारी समितियां जो है, व्यवसायिक बैंक है, ये सब आता है औपचारिक में। किसमें आता है? औपचारिक, यानी कि फॉर्मल। ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है लोन लेने के लिए, आप याद रखिए। इसमें कम ब्याज लगता है और बहुत सारी राहत भी आपको मिलता है बीच बीच में। ये अनौपचारिक स्रोत यहाँ पर लिखा गया है और ये भी अन्य औपचारिक स्रोत है, ठीक है ना। ये वाला औपचारिक है, ये वाला जितना क्षेत्र आएगा ये औपचारिक में आ जाएगा, यानी कि फॉर्मल में आएगा। और बाकी जो इधर लिखा गया ये आ जाएगा इनफॉर्मल में, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक में आ जाएगा, अनौपचारिक में। तो अनौपचारिक में या तो आप रिश्तेदार, दोस्त, मित्र से लेते हैं या साहूकार से लेते हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, गांव का अमीर व्यक्ति जिनके पास बहुत सारी जमीन भी है, जमींदार होता है, उनके पास भी पैसे होते हैं तो उनसे भी क्या करते हैं लोग? उधार ले लेते हैं। तो इस तरह से 2 तरह के सोर्स है, लेकिन दोनों ही सोर्स से क्या करते हैं? जो ग्रामीण क्षेत्र है चाहे शहरी क्षेत्र के लोग ऋण लेते हैं। हालांकि शहर में रहने वाले जो लोग हैं वो जो है बाकी कह सकते हैं जो अनौपचारिक स्रोत है जिसमें ज्यादा ब्याज लगता है उससे कम लेते हैं और जो औपचारिक स्रोत है उससे अधिक ऋण लेते हैं। आप इस चार्ट से इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए गरीब परिवार है, ओके ना। गरीब परिवार होने के नाते क्या हो रहा है? उसके पास ज्यादा सोर्स नहीं है, उसके पास आवश्यक कागजात वगैरह नहीं है, तो इसीलिए वो क्या करता है? नीला वाला जो है अनौपचारिक यानी कि अनौपचारिक क्षेत्र से 85% गरीब लोग जो है वो इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेते हैं। केवल 15% ही फॉर्मल से क्या करते हैं? लोन लेते हैं। कम संपत्ति वाले परिवार की अगर बात करें तो ये 50-50 लगभग मैथ देख सकते हैं, 53 और 47 है, यानी कि 50% क्या करते हैं? इनफॉर्मल से लेते हैं यानी कि अनौपचारिक से लेते हैं और 50% किससे लेते हैं? फॉर्मल से लेते हैं यानी कि औपचारिक स्रोत से लेते हैं। लेकिन अगर आप एग्जैक्ट डाटा रखिएगा तो 53 है और ये क्या है? 47 है। अब अगर पूरे अमीर समृद्ध परिवार की अगर बात करें जो हल्के धनी है तो वो क्या करते हैं? ज्यादातर कोशिश करते हैं बैंक वगैरह से लेने का लोन, यानी कि फॉर्मल यानी कि औपचारिक से लेना चाहते हैं, अनौपचारिक से बहुत ही कम लेते हैं। और ज्यादा अमीर की बात करें तो वो ज्यादातर 90% चांस है कि वो फॉर्मल जो है क्षेत्र है उससे लोन लेंगे और इनफॉर्मल से 10% लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर हम इनफॉर्मल से लेंगे तो हमको ज्यादा ब्याज देना पड़ेगा और फॉर्मल में हमको कम ब्याज देना पड़ेगा, राहत मिलेगा और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। तो ये एक डाटा है, आप याद रखिएगा माइंड में। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके पहले वाले का भी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए ताकि आप कभी भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करें और फंस जाए तो इस डाटा को देख सकते हैं। ओके, वैसे ये वाली बुक में आपका दिया हुआ है।
आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा गया है कि अनौपचारिक ऋण का स्रोत है। अनौपचारिक कौन कौन सा है, थोड़ी देर पहले बता चुके हैं। महाजन या साहूकार जो है अनौपचारिक में आता है। रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, ये भी अनौपचारिक में आता है, इनफॉर्मल में। कृषि व्यापारी, व्यापारी है तो किस में आएगा, अनौपचारिक में आएगा। तो ये उपयुक्त सभी इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है अनौपचारिक ऋण स्रोत की क्या विशेषता होती है। यहाँ पर आपको विशेषता बताना है। सरकारी नियंत्रण से परे, मतलब सरकार इस पे नियंत्रण नहीं करती। जी हाँ, ये सही लिखा गया है। ऊंची ब्याज दर, यानी कि सबसे अधिक ब्याज लिया जाता है, ये भी सही लिखा गया। कठोर ऋण की शर्तें, जो टर्म एंड कंडीशन होता है वह भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। अगर नहीं लौटाए तो तुम्हारी जमीन हम हड़प लेंगे। जी सरकार हड़प लीजिए। ऐसे ऐसे जो नियम कानून है, शर्तें हैं, जो किसान है वो मान लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। बैंक उनको ऋण मुहैया करा ही नहीं पाती क्योंकि बैंक बिना कागजात के आपको लोन देगा ही नहीं देगा। मैंने इस तरह से यहाँ पर जो है उपयुक्त सभी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है समर्थक ऋणधार, कोलेट्रल्स बता चुके हैं, कोलेट्रल्स कहते हैं इंग्लिश में से। तो इनमें से कौन सी चीज आती है, क्या आप मकान कोलेट्रल्स में आता है? जी हाँ, आप मकान के बदले में ऋण ले सकते हैं। भूमि, जमीन, जी हाँ, उसके बदले में ले सकते हैं। आपके पास अगर पशु है तो उसके बदले में ले सकते हैं, जानवर के बदले में। ओके, तो ये जानवर का ज्यादातर क्या होता है, बैंक वगैरह में नहीं, तो आपके पास बहुत ज्यादा रहता है, तब कह सकते हैं अनौपचारिक स्रोत में इसका प्रयोग किया जाता है ज्यादातर क्षेत्रों में। ओके, तो ये उपयुक्त सभी इस प्रश्न का भी सही जवाब हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सारे जो लिखे गए हैं। हालांकि गरीब परिवार किन स्रोतों से ऋण लेता है? अभी थोड़ी देर पहले आपको चार्ट दिखाया कि गरीब परिवार है वो किससे लेता है, अनौपचारिक से लेता है। क्यों? क्योंकि औपचारिक से वो ले ही नहीं सकता है और ज्यादातर वो किससे कोशिश करता है, अनौपचारिक स्रोत से। वैसे तो ये दोनों से ही लेता है लेकिन ज्यादातर 85% चांस है वो किससे लेगा, अनौपचारिक स्रोत से ऋण लेगा। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ओके ना, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अमीर परिवार किस स्रोत से ऋण लेता है और अमीर परिवार किससे लेता है, औपचारिक से लेता है, यानी कि फॉर्मल सोर्स से ऋण को लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि उसको पता है कि ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा और ब्याज दर भी कम रहेगा। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सन 2006 के नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता निम्न में से कौन थे? यानी यहाँ पर जो नाम लिखा गया है उनमें से किनको नोबेल पुरस्कार मिला था वो 2006 में। तो ये डाटा वाला सवाल है। अब यहाँ पर दो सवाल हमारे पास आता है, क्यों दिया गया था ये भी हमें जानना जरूरी है। तो इस डाटा के लिए मैं बता देता हूँ, बी नंबर इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को क्या मिला था, 2006 में नोबेल पुरस्कार मिला था। अब क्यों मिला था, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग जान चुके हैं। ग्रामीण यानी कि गांव में रहने वाले लोगों को लोन लेना थोड़ा मुश्किल होता है और वो ज्यादातर कोशिश किसे करते हैं, वो अनौपचारिक यानी कि जो इनफॉर्मल सोर्स होता है उससे लोन लेने का कोशिश करते हैं, जो उसके लिए महंगा पड़ता है, ब्याज ज्यादा होना पड़ता है। बहुत बार गांव में ऐसा होता है कि इनफॉर्मल सोर्स से अगर वो लोन लेता है तो उसकी जमीन जो है उसको गिरवी रखनी पड़ती है और बहुत बार क्या होता है उसकी जमीन डूब जाती है, उसे वापस ले ही नहीं पाता क्योंकि बार बार उसे कह सकते हैं लोन देना पड़ता है। जैसे कि पुष्पा की कहानी देखे थे, तो इस तरह से होता है। इसलिए इन्होंने एक बहुत ही अहम कदम उठाया, ग्रामीण बैंक को क्या किया, बहुत ही आगे बढ़ाया। तो इसलिए ग्रामीण बैंक, जिसे ग्रामीण वनांचल बैंक भी बोलते हैं, ग्रामीण बैंक को आगे बढ़ाया। और ये कहाँ के निवासी थे, बांग्लादेश के निवासी थे और बांग्लादेश को बहुत ही अहम कदमों पर लाके छोड़ दिया। वहां पर रहने वाले लोगों को बहुत ही आगे कर दिया। किसानों को सबसे ज्यादा मदद मिला ग्रामीण बैंक से और इसीलिए इनको किससे नवाजा गया, नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। अगला प्रश्न है कि औपचारिक ऋण सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है? तो औपचारिक लिखा गया, औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल वाला। और कौन लेता है, ये तो अमीर परिवार लेता है, समृद्ध वाला नहीं लेता। समृद्ध वाला का कम है बट अमीर वाला का इसमें परसेंटेज क्या है, ज्यादा है। गरीब और कम संपत्ति वाला तो ले ही नहीं पाता। ओके, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अमीर परिवार जो है वो ज्यादातर किससे लोन लेता है, औपचारिक यानी कि फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन से वो क्या करता है, ज्यादातर लोन लेते हैं। अगला सवाल है कि भारत में अन्य बैंकों की कार्य प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? यानी कि जो बाकी बैंक है भारत में उसको कौन क्या करता है, अब नियंत्रित रखता है, यानी कि उसको अपने कंट्रोल में रखता है। तो कौन कंट्रोल करता है, भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है, बाकी बैंक को कंट्रोल करता है। अब इतना याद रखिएगा, लगभग जो है 70% मनी जो है वो बैंक अपने पास रखता है। 70 to 75% जो मनी है वो कौन रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बाकी जो 25% to 30% जो पैसा है वो किसके पास रहने देता है, बैंक के पास रहने देता है। क्यों, इसका कारण है, कारण ये है कि मान लीजिए कि कल को ये वाला बैंक भाग गया तो जो भारत में रहने वाले नागरिक है उन्होंने तो बैंक में पैसा जमा किया तो उनको वापस कौन लौटाएगा। तो ये जो 70 to 75% पैसा रखा हुआ है, इसी पैसे को सरकार क्या करेगी, सभी लोगों को, जिन जिन लोगों का अकाउंट उसमें था उसे क्या करती है,
वापस कर देती है। अब सवाल आता है कि सरकार को कैसे पता चलेगा कि किन किन का बैंक अकाउंट था। इसीलिए सरकार इस रिकॉर्ड को भी रखता है कि आप किन किन का पैसा जमा कर रहे हैं, किन किन का पैसा निकाल रहे हैं। ये सारे रिकॉर्ड भी जो है बाकी बैंकों को आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देना पड़ता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, बाकी सभी बैंकों पर नियंत्रण यानी कि कंट्रोल रखता है। अगला सवाल है कि 1 रुपये का नोट कैसी मुद्रा है। 1 रुपये का जो नोट है वो कैसा मुद्रा है। तो मुद्रा का अलग अलग प्रकार है और इसमें से ये जो है एक वास्तविक मुद्रा यानी कि वास्तव में ये स्वीकार किया गया मुद्रा है और जिसे हम लोग अपने प्रचलन में रखते हैं। ओके ना, मान लीजिए कि एक चेक है, ओके ना, चेक मान लेते हैं। तो चेक कैसा मुद्रा है, क्या ये वास्तविक मुद्रा है कि नहीं है। बोलेंगे नहीं, ये वास्तविक मुद्रा नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तव में उसका वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक उतना बड़ा ही चेक का ज्यादा वैल्यू बढ़ सकता है, लेकिन 1 रुपये का वैल्यू आप 1000 रुपया कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इस प्रकार की मुद्रा को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक मुद्रा कहते हैं। तो मुद्रा का अलग अलग प्रकार है। मुद्रा को बेहतर तरीके से जानने के लिए साथ ही साथ बैंकों के अलग अलग प्रकार क्या है, बैंक कैसे कार्य करती है, बैंकों के पास पैसे कहां से आते हैं, लोन कौन ज्यादा लेता है, क्यों लेता है, औपचारिक ऋण और अनऔपचारिक ऋण में क्या डिफरेंसेस है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं, ना केवल ऑब्जेक्टिव में। तो इसीलिए आप उन सब चीज को बेहतर एक्सप्लेनेशन एक बार जरूर देखिएगा जो मैंने अपने चैनल में डाला है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने चैप्टर को एक डीपली एक्सप्लेन किया है। अगला सवाल है कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक निम्न में से कौन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बांग्लादेश में आपको पहले ही बता चुकी कि ग्रामीण बैंक के विकास और स्थापना करने वाले कौन है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। और इन्होंने ग्रामीण बैंक का विकास इसलिए किया ताकि किसानों को अच्छी तरह से और सस्ती दरों पर ऋण मुहैया कराया जा सके, क्योंकि आप देख चुके हैं कि किसान जो है वो ज्यादातर अनऔपचारिक यानी कि इनफॉर्मल सोर्स से लोन लेता है और इसीलिए 2006 में इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो बी नंबर में प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस लिखा गया है, इस प्रश्न का ये सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है कि व्यावसायिक बैंक ग्रामीण परिवारों को कितना ऋण उपलब्ध करा पाते हैं। 25% क्या करता है व्यवसायिक बैंक जो है, गरीब परिवारों को, गरीब किसानों को, गरीब लोगों को क्या करता है, ऋण मुहैया कराता है। व्यवसायिक बैंक के विषय में एक बार जरूर देखेंगे। तो यहाँ पर हमने लगभग 20 + 25 सवालों को जवाब देखे और आप ना केवल सवाल के जवाब देख सकते हैं, हालांकि आप इस पूरे वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। अजीत कुमार ऑफिशियल को टेलीग्राम में ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, अजीत कुमार ऑफिशियल सर्च कीजिए, वहां पर हमसे जुड़िए और वहां पर आप हमसे जुड़ करके इस पूरे वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट हमसे सवाल कर सकते हैं। तो ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और अगर नहीं पसंद आए तो वीडियो को पूर्ण रूप से डिसलाइक करके कॉमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।